जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम सभी के परिवार सुनील लोनी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो तैयारी है वह लगातार चल रही है और आज के इस शानदार टॉपिक में हम बात करेंगे हिंदी भाषा में कंप्यूटर और हिंदी भाषा का आपस में क्या संबंध है। आखिर कंप्यूटर में हिंदी भाषा का ही प्रयोग क्यों किया गया है। हम भारतीयों के लिए हमारी हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, उसका कितना महत्व है, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। प्यारे साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी पात्रता परीक्षा की, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय केवीएस या किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षा या फिर आप चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही शानदार और मददगार साबित होने वाली है। क्योंकि इस प्यारी सी छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम उन सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको अध्ययन करके हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा या फिर मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और आपने अगर डीएड या बीएड किसी भी संस्थान से किया है तो आप बिल्कुल योग्य हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी लिया है तो आप वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए पूर्णतः एलिजिबल हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज के शानदार और जानदार सेशन को। प्यारे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है, विनम्र आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल में, हमारे परिवार में नए आए हैं और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता के या कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का शानदार और जानदार सेशन। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं कंप्यूटर और हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर और हिंदी के बारे में। तो प्यारे साथियों, सन 1960 में संचार मंत्रालय किसके द्वारा, संचार मंत्रालय के द्वारा 1960 में इसके अंतर्गत एक हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर नामक उद्यम प्रारंभ किया गया। कब किया गया यह? 1960 में। किसके माध्यम से? संचार मंत्रालय के माध्यम से। ठीक है, जिस तरह रक्षा मंत्रालय होता है, रेल मंत्रालय होता है, उसी तरह केंद्र सरकार में एक मंत्रालय है संचार मंत्रालय। उसके द्वारा शुरू किया गया एक हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर नामक उद्यम किया गया। उद्यम का मतलब होता है एक उद्यम क्या होता है? जो एक कंपनी होती है। ठीक है, उद्यम मतलब एक उद्यम प्रारंभ किया गया। तब तक देवनागरी में कुछ प्रारंभिक टेलीप्रिंटर, उस समय तक जो हमारी जो देवनागरी लिपि है उसमें कुछ प्रारंभिक, ठीक है, कुछ शुरुआती टेलीप्रिंटर भारतीय तार विभाग को मेसर्स ऑलिवेट कंपनी ने दिए थे। एक मेसर्स ऑलिवेट नामक कौन थी? एक कंपनी थी, उसने कुछ देवनागरी के जो शुरुआती टेलीप्रिंटर थे, ठीक है, उसने किसको दिया? तो भारतीय तार विभाग को किसने दिया था? मैसी ऑलिवेट कंपनी ने दिए थे। उसके बाद 1977 तक हिंदी में ऐसा कोई कार्यक्रम उपलब्ध नहीं था। यानी जब 1960 में संचार मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम चालू किया गया, तब से लेकर सन 1977 तक ऐसा कोई भी कार्यक्रम उपलब्ध नहीं था जो हमारे हिंदी भाषा के लिए कारगर साबित हो सके। ठीक है, इसके बाद 1977 में हैदराबाद की एक ECIL नामक कंपनी थी। ठीक है, उस कंपनी ने फोरट्रान, ठीक है, नामक एक कंप्यूटर भाषा, ठीक है, जो 1977 में हैदराबाद की एक ECIL नामक कंपनी थी, उसने क्या किया कि फोरट्रान नामक एक कंप्यूटर भाषा में पहली बार हिंदी में को कंप्यूटर में उतारा। तो कौन से कंप्यूटर में? एक फोरट्रान नामक कंप्यूटर था, ठीक है, कंप्यूटर भाषा में, ठीक है, पहली बार जो हमारी हिंदी भाषा थी, हिंदी भाषा को कंप्यूटर में उतारा गया। कब उतारा गया? 1977 में। ठीक है, फिर 1980 के आसपास, ठीक है, 1980 के आसपास दिल्ली की DCM नामक कंपनी, कौन? दिल्ली की एक DCM नामक कंपनी ने सिद्धार्थ नामक
मशीन पर। किसने? 1980 में एक दिल्ली की कंपनी थी, कौन सी? DCM नामक एक कंपनी थी, उसने एक सिद्धार्थ नामक मशीन पर, कौन सी मशीन पर? सिद्धार्थ नामक मशीन पर शब्दमाला कार्यक्रम तैयार किया। ठीक है, प्रश्न में पूछ सकता है कि बताइए कि कौन सी कंपनी ने जो है तो सिद्धार्थ नामक मशीन पर शब्दमाला कार्यक्रम तैयार किया था? तो वह थी हमारी DCM कंपनी। ठीक है, यह हिंदी मशीन द्विभाषी शब्द संसाधक थी। कितनी भाषी? द्विभाषी शब्द संसाधक थी। एक साथ दोनों भाषाओं में सामग्री संसाधन की सुविधा देती थी, यानी इसके माध्यम से हम एक साथ दो भाषाओं को भी आसानी से लिख व पढ़ सकते थे। इसी समय हैदराबाद की एक CMC कंपनी, ठीक है, जो DCM कंपनी कहाँ की थी? दिल्ली की थी। जो CMC कंपनी थी कहाँ की थी? यह हैदराबाद की थी। ठीक है, नामक कंपनी ने क्या किया कि 3 भाषाओं, ठीक है, 3 भाषाओं में, यानी अंग्रेजी, हिंदी और एक भारतीय भाषा, ठीक है, इन भाषा में क्या किया? शब्द संसाधन के लिए, ठीक है, शब्द संसाधन के लिए क्या किया? लिपि नामक मशीन तैयार की। क्या की? लिपि नामक मशीन क्या की? तैयार की, शब्द संसाधन के लिए। कौन सी कंपनी? हैदराबाद की CMC कंपनी ने 3 भाषाओं, हिंदी, अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा में। फिर पुणे स्थित भारत सरकार की कंपनी, ठीक है, भारत सरकार की एक कंपनी कौन थी? CDAC। कौन थी? जो CDAC थी, कहाँ स्थित थी? यह पूना में स्थित थी। CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, CDAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, इसका योगदान, ठीक है, इसका योगदान महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस कंपनी ने 1984 के आसपास GIST, ठीक है, GIST यानी ग्राफिक्स एंड इंटेलिजेंस बेस्ड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी नामक तकनीक का विकास किया था। कब किया था? 1984 में। किसने किया था? CDAC ने। यह कहाँ थी? यह पुणे में स्थित है। कौन किसकी कंपनी है यह? तो यह भारत सरकार की कंपनी है। प्रश्न में पूछेगा बताइए CDAC का फुल फॉर्म क्या है? तो C यानी सेंटर, ठीक है, D यानी डेवलपमेंट और A का मतलब होता है एडवांस्ड एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। यह 1984 के आसपास एक GIST यानी ग्राफिक्स एंड इंटेलिजेंस बेस्ड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी नामक तकनीक का विकास करती है। कब करती है? 1984 में। ठीक है, GIST एक कंप्यूटर कार्ड है। ठीक है, जो GIST क्या है? GIST एक कंप्यूटर कार्ड है जिसे कंप्यूटर में लगा देने पर हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के पर्दे, ठीक, कंप्यूटर के पर्दे पर अक्षर छापे जा सकते हैं। यानी ये जो GIST नामक एक कार्ड है, यह एक कंप्यूटर कार्ड है जिसे हम क्या करेंगे? अगर हम इसे कंप्यूटर में लगा देंगे तो यह हिंदी और सभी जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उन भाषाओं को कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उस स्क्रीन में यह छाप सकता है। कौन? GIST। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आगे इसकी, अर्थात इसकी, देखिए जो CDAC ने उसने किसको आविष्कार किया? GIST को। जो इसकी है, ठीक है, इसकी अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड कोड। ठीक है, इसकी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड। यह क्या है? यह एक प्रकार की कोड प्रणाली। क्या है? एक प्रकार की कोड प्रणाली है। इसके अंतर्गत भारतीय और दक्षिण पूर्वी एशिया की लिपियों को समाहित किया गया है। यानी जो इसकी है, इसकी को इंडियन स्टैंडर्ड कोड कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है। और ये जो एक कोड प्रणाली है, इस कोड प्रणाली के अंतर्गत हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं और दक्षिण पूर्व जो एशिया की जो लिपियां हैं, ठीक है, उन लिपियों को भी इसमें शामिल किया गया है। रोमन लिपि के लिए विशेष रूप से विकसित ASCII को भी इसकी के अंतर्गत समाहित किया गया है। यानी जो हमारी रोमन लिपि है, रोमन लिपि को जो है तो मुख्य रूप से किसमें? ASCII में। ठीक है, ASCII में समाहित किया गया है और इस ASCII को हम इसकी के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। इसकी के आधार पर सभी भारतीय लिपियों के लिए इंस्क्रिप्ट नामक समान कुंजी पटल का विकास किया गया। किसका? इंस्क्रिप्ट नामक समान जो कुंजी पटल है
उसका विकास किया गया। किसके लिए? इसकी के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, यानी इस इसकी के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जब मान लीजिए अगर हम हिंदी में राजेश लिखते हैं या फिर अंग्रेजी में हम राजेश लिखते हैं तो वह भी हिंदी में टाइपिंग होता जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इंग्लिश में क्या लिखे, राम लिखे, तो यह भी राम, तो यह हिंदी में भी टाइपिंग होता जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी में भी टाइपिंग होता जाएगा। यह किसके अंतर्गत? इसकी के अंतर्गत। ठीक है, बात करें आगे कि भारतीय भाषाओं में फ़ॉन्ट तैयार करने का काम कठिन था। जो हमारी भारतीय भाषाएं थीं, उन भाषाओं का जो फ़ॉन्ट था उसे तैयार करने में भी जो काम करने का बहुत कठिन था। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो वैज्ञानिक उन्होंने मिलकर काम किया। जो हमारे भारत के जो वैज्ञानिक थे वो इतने महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया और कम से कम बाइट में, बाइट क्या होता है? एक मेमोरी होती है, बाइट, गीगाबाइट, जीबी, है ना, किलोबाइट। तो ये बाइट क्या होती है? बाइट एक मेमोरी होती है, यानी कम से कम बाइट में अधिक से अधिक सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए अक्षर या अल्फ़ाबेट कोड बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी हमारे भारत देश में जो हमारी भारतीय भाषाएं थी, उन भाषाओं की जो लिपियां थी, फॉन्ट थे, उनको तैयार करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। लेकिन हमारे भारत देश के महान वैज्ञानिक ने, जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिलकर इस काम को बहुत ही सरलता और सहजता से संपन्न किया और कम से कम मेमोरी यानी बाइट में अधिक से अधिक सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए अक्षर तथा अल्फ़ाबेट कोड बताना ज़रूरी समझा। ठीक है, फिर देवनागरी में यह कोड बनाने का काम आईआईटी कानपुर में कब हुआ था? 1983 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? यानी जो हमारी देवनागरी लिपि है, ठीक है, हमारी देवनागरी लिपि में यह जो कोड है, इस कोड को बनाने का जो काम हुआ था वह आईआईटी कानपुर में। कहाँ हुआ था? आईआईटी कानपुर में हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1983 में। और 1983 में इसके लिए पहली समिति का गठन किया गया। काम कब चालू हुआ? आईआईटी कानपुर में 1983 में, और 1983 में ही इसकी जो पहली समिति उसका गठन किया गया और 1986 में दूसरी समिति भी गठित की गई। यानी 1983 में समिति का गठन किया गया, काम चालू हुआ, उसके बाद 1986 में फिर से समिति का गठन किया गया और 1990-91 में भारतीय मानकीकरण ने इसकी कोड को क्या दी? मान्यता दी। तो फिर जब 1986 में दूसरी समिति का गठन हुआ और अंततः सन 1990 या 91 में जो हमारी भारतीय मानकीकरण थी, ठीक है, इकाई होती है, उसने क्या किया? फिर उसने इसकी को क्या दी? एक कानूनी मान्यता दे दी, जिसके कारण यह एक क्या हो गई? यह हमारी एक मान्यता प्राप्त इकाई हो गई। ठीक है, उसके बाद बात करें, इसकी कोड के आधार पर सभी भारतीय भाषाओं यानी उर्दू को छोड़कर, ठीक है, किसके कोड पर? इसकी कोड के आधार पर जितनी भी सभी हमारी भारतीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं को केवल किसको छोड़कर? उर्दू को छोड़कर इंस्क्रिप्ट नाम से समान कीबोर्ड कुंजी पटल का विकास किया गया। यानी जो इसकी कोड में जो उर्दू भाषा थी, केवल उर्दू भाषा को ही छोड़कर जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं थी, उन भाषाओं में, ठीक है, किसका? एक इंस्क्रिप्ट नाम से एक समान कीबोर्ड यानी कुंजी पटल का विकास किया गया और यह कीबोर्ड अंग्रेजी के कुर्दी कीबोर्ड पर ही आधारित था। जिस तरह अंग्रेजी में कीबोर्ड होता है, उसी तरह हिंदी में हम उसे कवेर्दी कहते हैं। किस पर? क्या कहते हैं हिंदी में? कवेर्दी फॉन्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें भारत में, ठीक है, भारत में पहला व्यक्तिगत हिंदी कंप्यूटर कब? 15 दिसंबर 1997 को प्रस्तुत किया गया। प्रश्न में पूछ सकता, बताइए भारत का पहला व्यक्तिगत हिंदी कंप्यूटर कब, किस सन को प्रस्तुत किया गया था? तो इसे किया गया था 15 दिसंबर 1997 को। फिर यह पहली और मात्र एक कंप्यूटर संचालित हिंदी प्रणाली है और इसका डाटा विकास का कार्य IBM ने किया। किसने किया है? तो यह एकमात्र पहली कैसी है?
एक कंप्यूटर संचालित हिंदी प्रणाली। कौन? यह जो हमारी व्यक्तिगत हिंदी कंप्यूटर में क्या है, यह पहली और एकमात्र कंप्यूटर संचालित जो हिंदी प्रणाली है। और इसका डाटा विकास, ठीक है, इसके डाटा का विकास किसने किया है? तो इसके डाटा का विकास किया है IBM ने। किसने किया है? IBM ने विकास किया है। ठीक है, फिर बात करें आगे। फरवरी 1998 में क्षेत्रीय भाषा में कंप्यूटर प्रणाली विकसित किया गया। यानी 1998 में किस भाषा में? जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन भाषाओं के आधार पर कंप्यूटर में यह प्रणाली विकसित करने का काम भी भारत की जो 2 सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनियां, कौन सी? MAI यानी माई और NIACOM, ठीक है, यानी निस्कॉम ने प्रारंभ किया था। ठीक है, 98 में कौन सी भाषाओं पर? क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर इस प्रणाली को विकसित करने का काम कौन किया? तो हमारे जो भारत देश की जो 2 मुख्य कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो कंपनियां हैं, कौन सी? MAI और निस्कॉम ने यह काम शुरू किया। किस आधार पर? क्षेत्रीय भाषा के आधार पर कंप्यूटर प्रणाली में। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि गैर अंग्रेजी भाषी लोगों की आवश्यकता को देखती है, यानी ऐसे लोग जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, अंग्रेजी नहीं समझ पाते, उन लोगों की आवश्यकता को देखते हुए भारत भाषा नाम से एक परियोजना शुरू की गई। किस योजना के नाम से? भारत भाषा के नाम से एक परियोजना शुरू की गई। ठीक है, IMM, ठीक है, ISM प्रकाशक, ठीक है, श्रीलिपि, ISM प्रकाशक श्रीलिपि सभी भारतीय भाषाओं में कार्य कर रहा है। जो हमारा ISM है, ठीक है, जो हमारा ISM है वह प्रकाशक, श्रीलिपि तथा सभी भारतीय भाषाओं में भी काम कर रहा है। आकृति में हिंदी और मराठी भाषा उपलब्ध है। अगर हम बात करें जो हमारी आकृति लिपि है, उस लिपि में हमारी हिंदी और मराठी भाषा उपलब्ध है। इस परियोजना के अंतर्गत देवनागरी, गुजराती, गुरुमुखी लिपियों के लिए शूशा, कौन? शूशा नाम की एक नई फॉन्ट प्रणाली का विकसित किया गया है। किसका? एक नई प्रणाली का विकसित किया गया। किसमें? आकृति में हिंदी मराठी भाषा उपलब्ध है, ठीक है, जबकि देवनागरी, गुजराती, गुरुमुखी लिपियों के लिए हमें शूशा नामक एक नई फॉन्ट प्रणाली का भी विकास कर लिया गया है। यानी इस शूशा लिपि के अंतर्गत हम देवनागरी, गुजराती और गुरुमुखी लिपियों को भी शामिल कर सकते हैं। अक्षर फॉर विंडोज, ठीक है, जो अक्षर फॉर विंडोज है उसमें दिव्या तथा निशा फॉन्ट के कार्य करने की विशेषताओं के अलावा कई अन्य विशेषताएं भी शामिल है। यानी जो अक्षर फॉर विंडोज नामक एक लिपि है, उस लिपि में जो हमारी दिव्या फॉन्ट, ठीक है, हमारी दिव्या फॉन्ट और हमारी जो निशा फॉन्ट है, ठीक है, इस फॉन्ट में काम करने की विशेषताओं के अलावा भी कुछ अन्य विशेषताएं भी शामिल है। ठीक है, इसमें हिंदी शब्द को स्पेल चेक तथा हिंदी के शब्द ढूंढ कर बदलने का कार्य भी किया जा सकता है। इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें जो हमारी जो लिखने की जो स्पेलिंग होती है उसको भी हम बदल सकते हैं। जैसे किसी में लिखा, क्या लिखा है? चिन्ह, ठीक है, चिन्ह ये भी होता है, ठीक है, चिन्ह ये भी होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको स्पेल या चेक कर सकते हैं कि क्या यह गलत है या सही है। ठीक है, तो इस तरह हम किसके में कर सकते हैं? अक्षर फॉर विंडोज में भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी स्पेल चेक करके हम अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग की मुख्य 3 विधियां हैं। जो हमारी कंप्यूटर जब अपन हिंदी में टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में, तो हम कितनी विधियों से करते हैं? तो मुख्य रूप से 3 विधियों का प्रयोग करके हम उन पे क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं। कौन कौन सी विधि है? तो पहली है हमारी मैकेनिकल टाइपराइटर कीबोर्ड लेआउट के द्वारा। हम किसके द्वारा? जो हमारी मैकेनिकल टाइपराइटर जो कीबोर्ड लेआउट है उसके द्वारा हम हिंदी टाइपिंग की एक मुख्य विधियाँ हैं। फिर यह हिंदी टाइपिंग की सबसे पुरानी विधि है। तो जो रेमिंगटन टाइपिंग है यह हिंदी टाइपिंग की सबसे पुरानी विधि है। कौन सी? सबसे पुरानी विधि है। इसके लिए पहले
टाइपराइटर पर हिंदी टाइपिंग सीखनी होनी चाहिए। तो जो आप देखते होंगे जो हमारे तहसील प्रांगण में जो खटपट लिए रहते हैं, ठक 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 चलती रहती है, तो वह रेमिंगटन टाइपिंग होती है। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है कि हिंदी टाइपिंग सीखा जाता है। यानी इस पर जो रेमिंगटन टाइपिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता, पहले हमें हिंदी टाइपिंग सीखना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर पर इस प्रणाली से टाइपिंग सीखना मुश्किल कार्य है। कृतिदेव एक प्रसिद्ध तथा प्रचलित रेमिंगटन फॉन्ट है। यानी अगर हम बात करें कंप्यूटर पर इस प्रणाली से अगर हम टाइपिंग सीखें तो हमारे लिए बहुत ही कठिन समस्या है, क्योंकि इसमें सीखने में भी बहुत कई सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। जो हमारी कृतिदेव है वह प्रसिद्ध और एक प्रचलित रेमिंगटन फॉन्ट है। ठीक है, यह उसका उदाहरण है। बात करें आगे, हमारी दूसरी विधि है इन स्क्रिप्ट टाइपिंग। कौन सी है? इन स्क्रिप्ट टाइपिंग। यह क्या है? यह हिंदी का मानक कीबोर्ड लेआउट है। किसका है? यह हिंदी का एक मानक कीबोर्ड लेआउट है। इन स्क्रिप्ट भारत की आधिकारिक टाइपिंग पद्धति है। तो जो हमारे भारत की जो आधिकारिक टाइपिंग पद्धति प्रणाली कौन सी है? तो वह है हमारी इन स्क्रिप्ट टाइपिंग, जिसका विकास राजभाषा विभाग ने किया है। तो इन स्क्रिप्ट टाइपिंग का विकास किसने किया है? तो यह किया है हमारे राजभाषा ने। जो हमारा राजभाषा विभाग है, यह कंप्यूटर हेतु एक टच कुंजी पटल खाका है। तो यह कंप्यूटर के लिए कैसा है? हमारे कंप्यूटर के लिए एक टच टाइपिंग कुंजी पटल खाका। आप देखते होंगे कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में आप टच करके इसको मतलब टाइपिंग कर सकते हैं। तो वह कौन सी होती है? इन स्क्रिप्ट टाइपिंग होती है। ठीक है, बात करें आगे, यह कुंजी पटल खाका भारत सरकार द्वारा भारतीय लिपियों के लिए मान्य के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यह किसके लिए? जो हमारी कुंजी पटल खाका, यह भारत सरकार के द्वारा जो हमारी भारतीय लिपियां हैं उन लिपियों के रूप में भी इसे स्वीकृत किया गया है। किसे? इन स्क्रिप्ट टाइपिंग को। ठीक है, बात करें फोनेटिक टाइपिंग। कौन सी? फोनेटिक टाइपिंग। यह विधि अंग्रेजी कीबोर्ड का उपयोग करके हिंदी में टाइपिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन सी? यानी इसमें क्या करते हैं, हम हिंदी में या फिर अंग्रेजी में कुछ भी टाइप कर देते हैं और उससे हमें हिंदी में उसका क्या लेआउट मिल जाता है। जैसे आपने क्या किया, अंग्रेजी में आपने राम लिखा, आपने अंग्रेजी में क्या लिखा? राम लिखा, और आप देखते हैं कि हिंदी में भी राम लिख गया। तो ये जो फोनेटिक टाइपिंग होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जब हम किसी भी वर्ड को लिखते हैं या फिर इंग्लिश में या फिर अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसका हमें हिंदी रूपांतरण मिल जाता है। ठीक है, इन तीन विधियों में से फोनेटिक विधि सबसे आसान विधि मानी जाती है। जो हमारी तीन विधियां हैं इन स्क्रिप्टिंग, ठीक है, इन तीनों विधियों में से जो हमारी फोनेटिक टाइपिंग है यह सबसे आसान और सरल मानी जाती है, क्योंकि जब हम अंग्रेजी कीबोर्ड का उपयोग करके हिंदी में टाइप कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम अंग्रेजी वाले जो कीबोर्ड है तो उनका भी प्रयोग करके हम इसे हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। किसके माध्यम से? फोनेटिक टाइपिंग के माध्यम से। ठीक है, बात करें हिंदी में कार्य करने के लिए कंप्यूटर के अन्य प्रोग्राम भी तैयार किए गए हैं। यानी हमें अगर क्या करना है, हिंदी भाषा में काम करना है, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं उन काम को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी हिंदी में कंप्यूटर में हिंदी के लिए अन्य काम के लिए भी कई सारे प्रोग्राम क्या किए गए हैं? तैयार किए गए हैं। वह कौन कौन से प्रोग्राम है, चलिए उनको देखते हैं। तो जो हमारा पहला प्रोग्राम है वह है हिंदी पीसी डॉस। ठीक है, भारत में भाषा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए टाटा, किसने? भारत में जो हमारी भाषा संबंधी समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए जो हमारी टाटा IBM, ठीक है, ने एक द्विभाषी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो हमारी टाटा IBM है उसने एक द्विभाषी ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी में PC डॉस जो न्यूनतम क्षमता वाली मशीन पर लगाया जा सकता है। तो हमारी जो टाटा IBM ने उसने क्या किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हिंदी भाषा में
जिसे हम पीसी डॉस के नाम से जानते हैं। इस पीसी डॉस को हम कम से कम क्षमता वाली मशीन में भी प्रयोग कर सकते हैं। पीसी डॉस 386 हार्डवेयर के लिए अनुकूल है। जो हमारा पीसी डॉस है वह कितने जो 386 वाला जो हार्डवेयर है उसके लिए यह अनुकूल है, उसके अनुरूप है। टाटा IBM की एक नई पहल से देश में बहुसंख्यक जनता कंप्यूटर अपनी भाषा पर काम कर सकती है। यानी टाटा IBM के इस कार्य प्रणाली के तौर पर जो हमारे भारत देश की जो अधिक से अधिक जनसंख्या है इस लिपि के द्वारा, इस भाषा के द्वारा अपने काम को कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखते हैं जो हमारा भारत देश है वह हमारा भारत देश बहुभाषी वाला क्षेत्र है। कहीं पे गुजराती, कहीं पे कन्नड़, कहीं पे मलयालम, कहीं पे तमिल, कहीं पे उर्दू, कहीं पे फारसी, तो ये बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसके आधार पर जो हमारी टाटा IBM ने उसने एक बढ़िया पीसी डॉस नामक फ़ॉन्ट तैयार किया। इसके आधार पर यह अनुकूल है, ठीक है, और यह 386 हार्डवेयर के लिए ही अनुकूल बनाया गया है। इसका प्रयोग करके बहुत सारे जो द्विभाषी लोग हैं वह अपनी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा द्विभाषिक बैंकिंग साधन। कौन सा? द्विभाषी बैंकिंग साधन। यानी बैंकों में क्या होता है कि बैंकों में हिंदी में कामकाज को आसान बनाने के लिए बैंक मित्र नामक एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। आप देखे होंगे कि जो हमारे भारत देश में जो बैंक होते हैं, बैंकों में भी काम करने में बहुत सारी कठिनाई होती है। तो इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक बैंक मित्र नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। यह विंडो वातावरण में काम करने के लिए द्विभाषिक बैंकिंग साधन है। कौन सा है? यह विंडो के वातावरण में काम करने के लिए क्या है? एक द्विभाषिक बैंकिंग साधन है। यह अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी काम करता है, क्योंकि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, लेकिन इस द्विभाषिक बैंकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी तथा सभी प्रमुख जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उन भाषाओं में भी काम कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से ग्राहक सेवा संबंधी सभी कार्य किए जा सकते हैं। यानी हमारी जब बैंकिंग सेवा में, बैंकिंग सुविधा सेंटर पर जब कई भाषी लोग आते हैं तो हम उनकी भाषाओं के अनुरूप, उनकी भाषा की आवश्यकता के अनुरूप हम उन्हें सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा लीप ऑफिस। कौन सा है? लीप ऑफिस। यह मुख्यतः भारतीय भाषाओं के लिए तैयार किया गया शब्द संसाधन है। यह कैसा संसाधन है? तो यह केवल और केवल भारतीय भाषाओं के उपयोग के लिए तैयार किया गया एक शब्द संसाधन है। इस सॉफ्टवेयर से हम देवनागरी, असमी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, तमिल, पंजाबी, तेलुगु आदि 10 भारतीय भाषाओं की लिपियों में काम कर सकते हैं। अगर हम इस जो लीप ऑफिस नामक जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम 10 भाषाओं में भी काम कर सकते हैं। अगर हमें भाषाएं भी नहीं आती, हमें गुजराती नहीं आती, हमसे उड़िया नहीं आती, गुजराती नहीं आता, कन्नड़ नहीं आती, मलयालम, तमिल, पंजाबी, कोई भी भाषा नहीं आती, ठीक है, लेकिन जो हमारा लीप ऑफिस जो नामक एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इन सभी 10 भाषाओं में काम कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, इसमें अंग्रेजी लिपि के समान भी फॉन्ट उपलब्ध होते हैं। आप देखते होंगे कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप में ये अंग्रेजी के कई सारे फॉन्ट आते हैं। ठीक है, आप उन फॉन्ट के आधार पर, यानी आप इन भाषाओं में भी उन फॉन्टों के आधार पर भी जिस तरह अंग्रेजी में फॉन्ट आते हैं उसी प्रकार इसमें भी फॉन्ट होते हैं। आप उनके अनुसार अपनी आवश्यकता अनुसार काम कर सकते हैं। ठीक है, इस पैकेज की मुख्य विशेषता इस प्रकार है कि कंपोज और एडिट करने के लिए एक प्रोग्राम, पाठ को भारतीय लिपि में परिवर्तित और मुद्रित करना, अंग्रेजी शब्दों और वाक्यांशों का हिंदी आदि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस पैकेज की जो मुख्य विशेषता किस प्रकार है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? कंपोज कर सकते हैं। एडिट करने के लिए एक प्रोग्राम होता है। पाठ को भारतीय लिपि में परिवर्तित हम कर सकते हैं और मुद्रित भी कर सकते हैं। अंग्रेजी शब्दों और वाक्यांशों का भी हम इसमें हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। किसके अंतर्गत?
लीव ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ठीक है। चौथा हमारा मैट, क्या है हमारा? चौथा हमारा है मैट। ठीक है। मैट के अंतर्गत क्या कर सकते हैं हम? यह हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है। कैसा है यह? हिंदी से अंग्रेजी करने वाला सॉफ्टवेयर है। यह पैकेज लिरिक्स पर चलता है। किस पर चलता है? यह पैकेज लिरिक्स पर चलता है, जो मुक्त डोमेन ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा यूनिक्स के अनुकूल है। यह किस पर चलता है? यह पैकेज लिरिक्स पर चलता है, जो मुक्त डोमेन ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स के अनुकूल है। इस सॉफ्टवेयर में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए भी सुविधा दी गई है। तो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने की सुविधा किसमें दी गई है? तो जो मैट नामक एक सॉफ्टवेयर है, इसमें हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है। इन परियोजनाओं के अलावा राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी सिखाने तथा संचालित करने के लिए कई डीसी प्रोग्राम भी बनाए हैं। यानी ये जो सारी परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं के अलावा, इन कार्यक्रमों के अलावा जो हमारा राजभाषा विभाग है, उसने कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी सिखाने तथा हिंदी के कार्यक्रम संचालित करने के लिए कई डीसी प्रोग्राम भी बनाए गए हैं, जिनमें जो हमारा गुरु प्रोग्राम है वह एक प्रमुख है। ठीक है। इसके अलावा अंकुर, सुविंडो, श्रीलिपि जो आदि ये प्रोग्राम है, इनसे भी हम हिंदी भाषा को आसानी से कंप्यूटर में सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लीला प्रबोध, हिंदी प्रवीण, लीला हिंदी आदि नाम से हिंदी सिखाने के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा गुरु विंडो वह प्रमुख है। इसके अलावा हम अंकुर, सुविंडो, श्रीलिपि जो आदि ऐसे जो प्रोग्राम हैं, इसके अलावा हम लीला प्रबोध, हिंदी प्रवीण, लीला हिंदी आदि के नाम से हिंदी सिखाने वाले भी जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, इसके हम इसमें आसानी से कंप्यूटर में हिंदी सीख सकते हैं। ठीक है। बात करें हम लीला प्रबोध के बारे में, तो राजभाषा विभाग ने CDAC पुणे की सहायता से हिंदी शिक्षण कार्य के लिए प्रबोध, प्रमीण और प्रज्ञ नामक एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसकी सहायता से अहिंदी भाषी भी हिंदी सीख सकते हैं। किसके माध्यम से? लीला प्रबोध के माध्यम से। ठीक है। यानी जो हमारे भारत देश का जो राजभाषा विभाग है, उसने क्या किया? उसने जो IIT पुणे है, उसकी सहायता से एक हिंदी शिक्षण प्रबोध ऐप जो एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। ठीक है। जिसके माध्यम से हम हिंदी भाषा को भी, जो व्यक्ति हिंदी भाषा अच्छे से नहीं बोल पाते, उनके लिए भी यह बहुत ही आसान तरीके से सीखने में मदद करता है। कौन? हिंदी, जो हमारा लीला प्रबोध है। ठीक है। एक है आओ हिंदी पढ़ें, यह एक सॉफ्टवेयर है। दिल्ली में स्थित सेंटर फॉर कंप्यूटर एजुकेशन ने, यह हमारे दिल्ली में स्थित है। कौन? सेंटर फॉर कंप्यूटर एजुकेशन। इसने क्या किया? एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, आओ हिंदी पढ़ें। इस श्रृंखला के अंतर्गत मल्टीमीडिया CD तैयार की गई है, जिसके द्वारा हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में विस्तार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार इन्होंने पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित मल्टीमीडिया CDDAC तैयार किया है, जिसमें हम सजीव चित्रों द्वारा कथा का वर्णन कर सकते हैं और इस तरह हम अपनी हिंदी भाषा को विकसित कर सकते हैं। आई होप साथियों, आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।